उस वक्त पेटीएम ने पता है क्या किया? और कोई एंटिटी ऐसी नहीं देखी जो इतनी ढीठ हो। ना सिर्फ आरबीआई बल्कि एनएचएआई जैसी बॉडी ने भी बैन कर दिया भाई। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि अभी तो हमने ढंग से शुरू भी नहीं किया है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। बेसिकली समझ रहे हो, एकदम लाला टाइप का काम हो रहा था। कोई भी कंपनी आकर कितना भी वैल्यूएशन मांग लेती है और रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे भी करके बेवकूफ बना देती है। वो भी बैठे हैं कि अगर कुछ भी हमें सबूत मिलता है तो हम मनी लॉन्ड्रिंग का भी प्रोब करेंगे। पेटीएम का बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे में काफी लोग विजय शेखर शर्मा या पेटीएम को इमोशनल सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। आरबीआई के एक्शंस को अनफेयर बताते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि पेटीएम विल बाउंस बैक। ऑफ कोर्स उस कम्युनिटी के लोग, फेलो एंटरप्रेन्योर्स उनको सपोर्ट करेंगे, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ कस्टमर एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे ओपिनियंस एकदम उल्टे हैं। पेटीएम के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है आज, मुझे लगता है उनके एक्शंस की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट मुझे ये बहुत बड़ा इंसल्टिंग फैक्ट लगता है इंडिया के बारे में कि अगर इंडिया का सो कॉल्ड पाइनियर का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। दिस कंपनी वॉज सपोज टू बी द बेस्ट। डिजिटल पेमेंट्स में इतनी तारीफ हुई और इतनी बड़ी ब्रांड बनाने के बाद अगर 5 साल तक ये कंपनी आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो ना करे और मल्टीपल ओकेजन्स पर अपने कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ एंड रेगुलेटर्स के साथ धोखा करे, तो मैं कैसे किसी को गर्व से बता पाऊं कि मेरे देश का पाइनियर कौन है। इस वीडियो से मैं ये कन्वे नहीं कर रहा हूं दैट पेटीएम बंद हो चुका है, और ना ही मैं पैसे लेकर ये वीडियो बनाऊंगा कि क्या चल रहा है और क्या बंद हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, काफी क्रिएटर्स ने प्रमोशनल कंटेंट बनाया है, हमारे पास भी ऑफर आया था। सही है या गलत वो आप जज कर सकते हो। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप एंड लेट मी टेल यू एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद पेटीएम। स्टार्ट होती है 2015 से, जब पेटीएम को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस मिला आरबीआई से। 2017 में पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक का बिजनेस कमेंस कर दिया और अगले ही साल आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने के लिए, ना सिर्फ बैंक में बल्कि वॉलेट्स में भी। पेटीएम वॉलेट इज डिफरेंट फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट। अगर आप एक पेटीएम यूजर हो और आपको सिर्फ वॉलेट यूज करना है तो भी आपको एक केवाईसी तो करवाना पड़ेगा। वो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको भेजा जा रहा था आपके पास वाली दुकान पे, जहाँ पे आप अपना थंब प्रिंट रजिस्टर करोगे, आधार का ओटीपी दोगे और आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। बस लोगों को ये नहीं पता था कि जिस केवाईसी फॉर्म पर वो साइन कर रहे हैं उसके अंदर एक और कंडीशन लिखी है जिसके तहत आपका पेमेंट्स बैंक अकाउंट भी खोल दिया जाएगा। लाखों लोगों का बैंक अकाउंट उनको ट्रिक करके खोला गया। सिर्फ कुछ ही कस्टमर्स को ये बातें समझ में आई जब उनसे सेकंड ओटीपी मांगा गया, तब उनका दिमाग चला कि सेकंड ओटीपी नहीं लगना चाहिए, एंड दे वर राइट, सेकंड ओटीपी बैंक अकाउंट खोलने के लिए था। जब उन्होंने सेकंड ओटीपी शेयर करने से मना किया तो उनका वॉलेट का केवाईसी भी नहीं किया गया। उसके बाद पेटीएम ने एजेंट्स को भी रिक्रूट किया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और पर बैंक अकाउंट उनको मिलता था 50 रुपया। तो जिस तरह इंश्योरेंस एजेंट्स आपके पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं पॉलिसी बेचने के लिए, वैसे ही पेटीएम के एजेंट्स आपके पीछे पड़े बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। और आरबीआई ने पेटीएम को इसीलिए रोका क्योंकि दे फेल्ट डिसीजन मेकिंग कस्टमर नहीं उनका एजेंट कर रहा है, एंड कस्टमर की कंसेंट के बिना उसका अकाउंट खोला जा रहा है। मामला और बिगड़ गया जब एजेंट ने अपने नीचे और एजेंट रख लिया और उनको 30-30 रुपए देने लगा और 20-20 रुपए खुद रखने लगा। ये एक तरह का एमएलएम स्कीम बन गया। एजेंट अपने नीचे और एजेंट्स रिक्रूट कर रहा है ताकि वो अपने 50 रुपए के कमीशन में से उसको 30 रुपए दे पाए और खुद 20 रुपए कमा ले। और इस सो कॉल्ड एमएलएम स्कीम को प्रमोट करने के प्रचार भी खुलेआम बट रहे थे। 2019 में ये बैन लिफ्ट हुआ। फिर आता है अक्टूबर 2021। आरबीआई पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पेटीएम ने आरबीआई को सबमिट करी थी वो गलत थी। यानी तीनों पार्टीज के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ। आरबीआई को गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करी, रिटेल इन्वेस्टर को हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक डंप किया, और कस्टमर्स को बिना बताए उनके नाम पर लाखों अकाउंट्स खोले। 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पर यह बैन फिर से लगाया। इस बार पेटीएम के आईटी सिस्टम्स वल्नरेबल थे, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज थे, केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस पेटीएम ने फुलफिल नहीं करी थी। बेसिकली समझ रहे हो, एकदम लाला टाइप का काम हो रहा था। इसीलिए आरबीआई ने एक्सटर्नल ऑडिट रिक्वेस्ट किया। इस ऑडिट की रिपोर्ट आरबीआई को मिली अक्टूबर 2022 में, और उसमें ये सब था। पेटीएम के केवाईसी डेटा में सिवियर लैप्स थे। पेटीएम कुड नॉट आइडेंटिफाई द रियल बेनिफिशियरीज ऑफ देयर अकाउंट होल्डर्स। ऐसे अकाउंट्स में लार्ज ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, बट पेटीएम को ये नहीं पता था कि पैसा किसको जा रहा है। एक साइबर सिक्योरिटी इवेंट भी हुआ था जिसकी रिपोर्ट पेटीएम ने आरबीआई को लेट सबमिट करी। इनका जो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो इंडिया के आउटसाइड आईपी एड्रेसेस को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा था। अब यार आप एक बात बताओ, एंड आई एम ट्राइंग टू काम माई सेल्फ वाइल सेइंग दिस, बट इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड, बट उसके केवाईसी प्रोसेस में इतना सीवियर लैप्स कि एक पैन नंबर पर 10,000 अकाउंट्स मैप्ड है। लल्लन टॉप में फीचर हुए एक टैक्स एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि मैंने इतनी आईटीआर फिल करी हैं, उसके बावजूद मुझे कोई आईटीआर में
एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में पेटीएम बैंक का इंटरेस्ट नहीं मिला। दैट मीन्स पेटीएम ने आपको इंटरेस्ट तो दिया बट उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करी। हो सकता है कर रहे हो बट अगर एक ही पैन नंबर पे 10,000 लोगों का अकाउंट जुड़ा है तो बेचारे एक ही बंदे की इनकम में 10,000 लोगों का इनकम जुड़ा हुआ आया होगा और बाकी हजारों कस्टमर्स को इंटरेस्ट तो मिला बट उनके रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये बातें हैं अक्टूबर 2022 की। ठीक 12 महीने बाद अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने 5.4 करोड़ की पेनल्टी लगाई पेटीएम पे। रीजन था केवाईसी नॉन कंप्लायंस। हो सकता है मैं गलत हूं बट मैं ये समझ पा रहा हूं कि अक्टूबर 2022 से लेकर 2023 तक का टाइम था, पूरे 12 महीने पेटीएम के पास अपनी केवाईसी रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट करने का। इतने हाईली रेगुलेटेड सेक्टर में मैंने और कोई एंटिटी ऐसी नहीं देखी जो इतनी ढीठ हो कि बार बार बैन होने के बाद भी अपनी कमियों को ना सुधारे। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दिस इज द पायनियर ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री इन इंडिया। 2022 में ऑडिट रिपोर्ट आने से एक महीना पहले ईडी ने भी पेटीएम के ऑफिस पर रेड किया था चाइनीज लोन ऐप के कनेक्शन में। अब क्योंकि पेटीएम के इन्वेस्टर्स चाइनीज हैं तो सरकार को ये डर था कि पेटीएम का डेटा कहीं चाइना तो नहीं जा रहा है। और आरबीआई के कंसर्न्स में एक बहुत बड़ा कंसर्न ओनरशिप स्ट्रक्चर को लेके भी था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का 51% हिस्सा ओन करते हैं विजय शेखर शर्मा और 49% हिस्सा ओन करता है 197 कम्युनिकेशंस, मतलब कि पेटीएम पेरेंट कंपनी। कंसर्न ये है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ऐप में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट खोलना है तो आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अपने बैंक अकाउंट को लॉग इन करना चाहते हो तो आप पेटीएम ऐप से ही कर सकते हो, अलग से नहीं कर सकते। अपने बैंक अकाउंट का पैसा एक्सेस करना चाहते हो तो भी पेटीएम ऐप के थ्रू करना है। और क्योंकि पेटीएम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, करोड़ों में यूजर्स हैं, तो बैंक के फीचर सर्विसेज पेटीएम ऐप पर भर भर के प्रमोट होते हैं। आरबीआई का कंसर्न ये है कि अगर पेटीएम ऐप नहीं है, पिक्चर से हटा दो इसको, तो बैंक अकाउंट होल्डर्स अपने पैसे कैसे एक्सेस करेंगे? क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो उसका पोर्टल अलग होता है, उसमें लॉगिन करने का स्टाइल अलग होता है एंड उसको आप सेपरेटली एक्सेस कर सकते हो। बैंक और बैंक के कस्टमर्स का डेटा सिक्योर होना चाहिए, किसी कंपनी के साथ ऐसे शेयर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ डेटा तो क्या पूरा सर्वर शेयर हो रहा है एंड कहीं ना कहीं इस बात से भी आरबीआई को परेशानी थी। दूसरी तरफ यूजर्स की साइड पर देखें तो यूजर्स बहुत परेशान थे क्योंकि पेटीएम ऐप पर क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था कि कौन से फीचर पेटीएम ऐप के हैं और कौन से फीचर्स बैंक के हैं। और पेटीएम का ऐप भी हद कंफ्यूजिंग है। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए पेटीएम ने बाद में अपनी बैंकिंग सर्विसेज पे ऊपर लिख भी दिया था पावर्ड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बट द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। 2019 से लेकर 23 तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आई थी वो 6 गुना बढ़ गई थी। ये पेटीएम का खुद का डेटा है। सबसे बड़ा कंप्लेंट का रीजन यही था कि लोगों को समझ ही नहीं आता था एप्लीकेशन को देखकर कौन सा पेटीएम का फीचर है और कौन सा बैंक का, क्योंकि बैंक का 51% हिस्सा विजय शेखर शर्मा ओन करते हैं। कंसर्न की लिस्ट में ये डाउट आ सकता है कि बैंक का पैसा और पेटीएम का पैसा आपस में फ्लो तो नहीं हो रहा है आउटसाइड रेगुलेशंस। ये तो है आरबीआई के कंसर्न्स। अभी पिछले महीने एनएचएआई ने भी पेटीएम को बैन कर दिया नए फास्टैग्स इशू करने के लिए। एनएचएआई ने भी पेटीएम का ऑडिट करवाया और उसमें पता चला दैट पेटीएम हैज वायलेटेड सेवरल सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स विद एनएचएआई। बाय द वे, इस ऑडिट में पेटीएम ने कोऑपरेट करने से भी मना कर दिया था। अब जिसको भी लगता है ना कि आरबीआई ने बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, ये अनफेयर था, स्पेशली टुवर्ड्स अ पायनियर इन द इंडस्ट्री, आरबीआई के नोटिफिकेशन में ये बात लिखी है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिवील्ड परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस एंड continued material supervisory concerns in the bank। यार देखो, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज द प्रोग्रेस ऑफ पेटीएम। विजय शेखर शर्मा का विजन, उन्होंने क्या ग्रोथ दिखाया, वो सब अपनी जगह है और अच्छी बात है। बट इट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द कॉस्ट। एक बार बैन किया जाता है, 2 बार बैन किया जाता है, 3 बार बैन किया जाता है, करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है। उसके बाद भी अगर पेटीएम ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो मैं कैसे सहानुभूति जताऊं? ना सिर्फ आरबीआई बल्कि एनएचएआई जैसी बॉडी ने भी बैन कर दिया भाई। ईडी वाली बात को मैं बीच में नहीं लाऊंगा क्योंकि वहां पर कोई भी इल्जाम अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट वो भी पिक्चर में है। वो भी बैठे हैं कि अगर कुछ भी हमें सबूत मिलता है तो हम मनी लॉन्ड्रिंग का भी प्रोब करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस चीज का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। रिटेल कस्टमर्स की बात करें, मतलब अगर आपका अकाउंट था पेटीएम पेमेंट्स बैंक में और आपका पैसा पड़ा है उसमें, तो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 29 फरवरी के बाद उसमें नया पैसा जुड़ नहीं सकता, बस उसमें कैशबैक, रिफंड या इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका कोई लोन चल रहा है जिसका ईएमआई आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कटता है तो उसको प्लीज चेंज करवा लेना, वरना आपका ईएमआई डिफॉल्ट हो सकता है। एक बार उस अकाउंट में पैसा खत्म हो गया तो नया पैसा आप नहीं ऐड कर पाओगे। एक और चीज आप ध्यान रखो, अगर आपके पास यूपीआई आईडी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, मतलब उसके पीछे लिखा है @पेटीएम, तो वो भी नहीं चलेगा क्योंकि ये यूपीआई को सपोर्ट करता था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अनलाइक गूगल पे, फोन पे,
पेटीएम थर्ड पार्टी ऑपरेटर नहीं था, उसके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का खुद का यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि अब काम नहीं करने वाला। इसका मतलब यह है कि अब पेटीएम को भी एक थर्ड पार्टी ऑपरेटर बनना पड़ेगा, किसी दूसरे बैंक से टाई अप करना पड़ेगा और आप पेटीएम ऐप को यूज करके यूपीआई फिर भी यूज कर पाओगे, जस्ट नॉट द वन दैट एंड्स विद @पेटीएम। मर्चेंट्स की बात करें तो पेटीएम के 37 मिलियन मर्चेंट्स है, सबकी दुकान पे पेटीएम का क्यूआर पड़ा है, साउंड बॉक्स पड़ा है, वो सब कुछ यूजलेस हो सकता है। जिन मर्चेंट्स ने पेटीएम का क्यूआर या साउंड बॉक्स लगाया है, मेजॉरिटी मर्चेंट्स का पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ही बैंक अकाउंट है, तो पेटीएम को सारे मर्चेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओ, हम आपको नया क्यूआर कोड भेजते हैं और वो अपनी दुकान पर लगाओ। इस प्रोसेस में बहुत सारे मर्चेंट्स आर लाइकली टू स्विच ओवर टू सम अदर क्यूआर कोड। और जिन मर्चेंट्स ने पेटीएम का सिर्फ क्यूआर कोड लगाया था बट उनका बैंक अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, उन लोगों को भी नुकसान है क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम का नोडल अकाउंट ब्लॉक कर दिया। कोई भी कस्टमर जब मर्चेंट को पेमेंट करता है तो वो पेमेंट पहले एक नोडल अकाउंट में जाता है, उसके बाद मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब पेटीएम का तो नोडल अकाउंट ही नहीं है, तो मर्चेंट के अकाउंट में पैसा कैसे क्रेडिट होगा? उसके लिए पेटीएम के पास अगेन 29 फरवरी तक का टाइम है, वो किसी दूसरे बैंक से टाई अप करके एक नोडल अकाउंट सेटअप करेगा ताकि मर्चेंट के पेमेंट्स इंटरप्ट ना हो। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज पेटीएम को आएगा किसी दूसरे बैंक से टाई अप करके नोडल अकाउंट को सेटअप करना, क्योंकि जनरली इसमें 2-3 महीने का टाइम लगता है और पेटीएम के पास इतना वक्त है नहीं। और अगर पेटीएम ये करने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो 37 मिलियन मर्चेंट्स पेटीएम लूज कर देगा। और मान लो चमत्कार हो जाता है, नोडल अकाउंट सेटअप भी हो जाता है, तो भी कितने मर्चेंट पेटीएम के नए नोडल अकाउंट सेटअप होने का वेट करते रहेंगे और कल ही जाकर कोई नया क्यूआर कोड अपनी दुकान पर नहीं चिपका लेंगे। इम्पैक्ट ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे लोग। मेरा नहीं, क्योंकि मैंने पेटीएम के ना तो आईपीओ में इन्वेस्ट किया था और ना ही कभी उसका शेयर खरीदा, बट जिन्होंने भी खरीदा है उनके लिए बैड न्यूज। ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पेटीएम का शेयर अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से 80% से भी ज्यादा क्रैश कर चुका है। टोटल 68 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने रफली 2000 करोड़ के आसपास पैसा लगाया हुआ है पेटीएम के स्टॉक में। तो अगर आपने पेटीएम का शेयर डायरेक्टली नहीं खरीदा था बट आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया था तो भी आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा डिप तो आएगा ही। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने से 2-3 मिनट पहले मॉर्गन स्टैनली एशिया ने पेटीएम का 0.8% स्टेक अक्वायर कर लिया। करीब 243 करोड़ की ये बल्क डील थी। क्या सोच के किया मुझे तो नहीं पता, आपको भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें नहीं दिख रही है। ऐसी चीजों से दूर रहो तो आपका ज्यादा फायदा है। अब मैं आपको बताता हूं मेरा ओपिनियन। आईपीओ के टाइम पर पेटीएम ने कहा था 2150 रुपए का शेयर प्राइस काफी सस्ता है क्योंकि हम चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को हम वैल्यू दे पाएं। विजय शेखर शर्मा ने यह भी कहा था, वी आर जस्ट गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स, नॉट इवन स्टार्टेड कुकिंग येट, वी डोंट इवन हैव एन एपेटाइजर येट। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि अभी तो हमने ढंग से शुरू भी नहीं किया है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। दिख रहा है? जब लोगों ने पूछा पेटीएम पैसा कैसे कमाता है तो विजय शेखर शर्मा ने ये कहा, वी एक्वायर कस्टमर फॉर A makes money while more money is made on the derivatives of A, which are B, C and D, and then there's an opportunity of E, F, G. It is an A to G business model, which is a long number of things need to be understood. Because stock markets in India haven't seen anything like this, it is what it is. फिर क्या हुआ? 2150 रुपए का शेयर प्राइस गिरकर 480 तक भी आया। अभी वाला 480 नहीं, पहले भी एक बार गिर चुका है। उस वक्त पेटीएम ने पता है क्या किया? शेयर बायबैक। 600 से 800 की रेंज में पेटीएम को लगा हमारा शेयर सस्ते में बिक रहा है, इसको वापस खरीद लेते हैं। आईपीओ में पैसा रेज किए सिर्फ 1 ही साल हुआ था तब, और पैसा रेज करने के 2 रीजन होते हैं। एक तो आप अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रहे हो और दूसरा आप पैसे से कंपनी को ग्रो करोगे। तो जो पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए आपने पब्लिक से रेज किया था, वही पैसे से आप वापस से शेयर बायबैक कैसे कर रहे हो? यानी पेटीएम ने अपना ही स्टॉक 2150 रुपए में बेचा और 600-700 रुपए में वापस खरीद लिया। क्या इसका मतलब ये था दैट they raised the money but did not have the plan to grow the business at all? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम डीपली डिसहार्टन्ड टू सी दिस। पहले पेटीएम ने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ गलत किया, उसके बाद अपने कस्टमर्स के साथ गलत किया, उनको बिना बताए उनके बैंक अकाउंट खुलवाकर, उनको पेटीएम ऐप में कंफ्यूज करके, और उसके बाद 5 सालों तक कंटिन्यूड नेग्लिजेंस की वजह से लोगों का ट्रस्ट ब्रेक किया। ट्रस्ट इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। क्या आप ऐसे बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखोगे जहां पर केवाईसी प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है, आपके पैन नंबर पर दूसरों की इनकम रिपोर्ट हो जा रही है, कस्टमर डेटा लीकेज के इश्यूज हैं जिसको एनएचएआई ने भी बैन कर दिया है? बस एक ही चीज अच्छी हुई है जिससे कि आप लोग बच गए, आपका पैसा सेफ है, आप उसको इजीली निकाल सकते हो। बट जब ऐसी बातें होती है ना, वो भी एक पायनियर के थ्रू, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ट्रस्ट उठ सकता है लोगों का। और बैंकिंग सिस्टम देश का बैकबोन होता है, इसके बिना कोई भी देश कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है। मुझे अभी भी डाउट है कि ये सब एक साथ सच कैसे है।
आई एम रियली होपिंग कि कुछ बातें गलत प्रूव हो जाए, क्योंकि मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बैंक एकदम देसी लाला तरीके से अपना धंधा कैसे चला सकता है, 5-5 साल तक आरबीआई के रूल्स को कैसे तोड़े जा सकता है कंटिन्यूअसली। मुझे लगता है इन्होंने जल्दी ग्रो करने के चक्कर में, मार्केट शेयर लेने के चक्कर में सब कबाड़ा कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड आईड लाइक टू सी सम न्यू रूल्स, किसको आईपीओ करने देना चाहिए और किसको नहीं। एटलीस्ट इसका तो एक अच्छा रूल बनना ही चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन का हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी आकर कितना भी वैल्यूएशन मांग लेती है और रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे भी करके बेवकूफ बना देती है। आई डू सिंसियरली होप कि पेटीएम पे लगे इल्जाम थोड़े से गलत साबित हो एंड पेटीएम बाउंसेस बैक, नॉट बिकॉज आई लव पेटीएम बट बिकॉज आई वांट पब्लिक ट्रस्ट टू बी मेंटेन्ड। एंड अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्वाइव करता भी है तो आई होप इट शुड बी अंडर न्यू मैनेजमेंट। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप, साइनिंग ऑफ, बाय।